हेलो। हेलो दोस्तों, प्रियस आईएएस में आपका स्वागत है। जो फंडामेंटल राइट का पार्ट्स चल रहा था उसके आगे देखते हैं। हम अनुच्छेद 32 तक पहुंचे थे। पार्ट्स ये 8वां भाग है आपके, और पूरी पॉलिटी, पूरा इतिहास, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरे का पूरा सिलेबस यूपीएससी के यहाँ आने वाले हैं। तो बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए कि एक बवाल टीचर है, पूरा का पूरा सिलेबस फ्री में ही डाल दिया है। तो अब देखिए कहानी क्या है। ये जो हम आज करने वाले हैं वो है अनुच्छेद आपके 32। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचार है। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जितना भी आपके मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में आपका मौलिक अधिकार कोई छीनता है या उसको कम करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाने का दो तरीका है दोस्तों। एक है अनुच्छेद 32 जो अभी पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 32 है, और दूसरा है अनुच्छेद 226 से। दो तरीके का है। अनुच्छेद 32 से हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और अनुच्छेद 226 से हम हाई कोर्ट में जाते हैं। लेकिन 32 और 26 में फर्क क्या है? तो ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है आपके अनुच्छेद यहां है 32, और ये है आपके अनुच्छेद 226। दोनों में फर्क क्या है? यदि संवैधानिक उपचार के लिए जाते हैं, आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कैसे जाएंगे और हाई कोर्ट में कैसे जाएंगे, और दोनों का किस तरह से ब्रॉड लेवल पे है। तो देखो बेटा, जो अनुच्छेद 32 है ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है। यहां कौन? हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। 32 जो है वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, खुद में ही मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार नहीं है आपका, मौलिक अधिकार नहीं है, ये नहीं है। मौलिक अधिकार होने का मतलब ना होने से क्या फर्क पड़ता है? तो यदि मौलिक अधिकार है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे और कहोगे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती सुनवाई करने से। वहीं हाई कोर्ट में जाओगे तो भाई हाई कोर्ट के पास ज्यादा शक्ति है 226 में, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, फार नहीं है। इसका मतलब 226 में क्या कर सकता है? मना भी कर सकता है। ये केवल फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के लिए, मतलब केवल मौलिक अधिकार का हनन होगा तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। वहीं पर अनुच्छेद 226 के तहत ना केवल फंडामेंटल राइट बल्कि लीगल राइट, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए भी जा सकते हो। कहने का मतलब यह है कि यदि जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में ले जाके उसको 300A आर्टिकल में कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया। तो यदि उसका हनन होता है तो 226 में आप जाओगे। मतलब इसका एरिया ब्रॉड है। इसका एरिया कहां तक सीमित है? फंडामेंटल राइट तक सीमित है। समझ में आया? ये बेसिक चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है। आगे देखिए क्या होता है 32। यदि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे? अब देखिए अनुच्छेद 32 होता क्या है। अनुच्छेद 32 संविधान में मौलिक अधिकार के की मात्र घोषणा उनके परिवर्तन के लिए एक प्रभावी मशीनरी प्रदान किया, किए बिना निरर्थक बेकार है यदि उनका उल्लंघन होता है। कहने का मतलब सिंपल सी है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा तभी आप जा सकते हो। इसलिए अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार राज्य छीन ले या कोई व्यक्ति छीन ले तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके कह सकते हो कि हमारा मौलिक अधिकार
छीना जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो मौलिक अधिकार की रक्षा कराने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। मतलब पहले ही बताया था कि ये खुद में भी मौलिक अधिकार है। क्यों? 12 से 35 आपका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का हनन है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक हो। यह मौलिक अधिकार को वास्तविक बनाता है। मतलब इसके चलते क्या होता है, यदि अनुच्छेद 32 ना हो तो मतलब समझ लो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। फंडामेंटल राइट इसलिए तो दिया गया है कि यदि कोई हनन ना करे, यदि कोई ऐसा कोई करता है तो आप सीधे कोर्ट में जाओ अपने को बचाने के लिए, अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। देखो आगे देखिए, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा। एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक और वो संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। अंबेडकर साहब ने कहा था अनुच्छेद 32 के, आप याद करके रखेंगे कि ये हृदय है, सॉल है, आत्मा है। इसके बिना पूरा मौलिक अधिकार जो है ना निरर्थक है, उसका मतलब नहीं है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने की के अधिकार की गारंटी देता है। ये देता है कि आप सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जा सके। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होगी। मतलब जैसे आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो रिट जारी होगा। अब रिट आगे समझाऊंगा रिट होता क्या है। मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो कितने प्रकार के रिट होते हैं आगे की आप देखेंगे। जारी की गई रिट में कौन कौन सा रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और यथास्थिति को शामिल हो सकते हैं। ये 5 तरह के हैं। संसद किसी अन्य न्यायालय को भी सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। कोई आपसे पूछे कि यदि ये सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है रिट जारी करने का, क्या कोई और भी ये रिट जारी कर सकता है, तो आप कहेंगे सर हाँ, ये संसद का अधिकार है कि संसद कानून द्वारा किसी और हाई कोर्ट को भी अधिकार दे दे। ऐसे भी हाई कोर्ट को 226 के तहत फंडामेंटल राइट के हनन पे रिट जारी करने का अधिकार है। हालांकि ये सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त उपरोक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सकता है। ये किसी भी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 226 ने पहले ही उच्च न्यायालयों को ये शक्तियां प्रदान कर रही है। मैंने वही बोला क्योंकि ऑलरेडी 226 में हाई कोर्ट के पास ये शक्तियां है, लेकिन संसद के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट के अलावा किसी निचली अदालत को भी ये शक्तियां प्रदान कर सकता है, या कोई अलग से न्यायालय खोल के ये शक्तियां प्रदान कर सकता है कि वो रिट जारी करे यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि संविधान द्वारा अन्यथा प्रदान न किया गया हो। इस प्रकार संविधान ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 359 कहने का मतलब है जैसे अभी का चीजें चल रहा है, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई, और इसमें नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी कहाँ होता है 352 में, और ये कहता है 359 में कहा गया है कि यदि ऐसा होता है नेशनल इमरजेंसी, कौन सा नेशनल, तो देखो बेटा नेशनल इमरजेंसी भी 2 भाग में बांटा गया है। एक एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है बाहर से कोई धमका रहा हो, जैसे पाकिस्तान धमका रहा है इस समय, हमने धमकाया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्या धमकाएगा, बकलोल है वो। तो एक्सटर्नल एग्रेशन और दूसरा इंटरनल रेवेलियन का मतलब होता है आंतरिक विद्रोह। ये दो चीजें होता है नेशनल इमरजेंसी में, या बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है, या दूसरा अंदर भारत के अंदर ही विद्रोह पैदा हो गया। तो उस कंडीशन में जो
विदेश वाला मामला है, जैसे पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हो जाए तो इसमें आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड करने की शक्ति अनुच्छेद 359 में दिया गया है राष्ट्रपति को, कि वो आपके मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर सके। खासकर आर्टिकल 19 को, 20 और 21 को छोड़ के आर्टिकल 19 का बोलने का अधिकार, आप कुछ भी ना बोल देंगे, उस समय सेंसिटिव हो जाता है मामला, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। और देश के खिलाफ तो ऐसे भी बोलना नहीं चाहिए, यह मामला गलत है। हम लोगों को देश से प्रेम करना चाहिए, यही सिखाता है हमारा संविधान भी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन नागरिकों के मौलिक अधिकार के रक्षक और गारंटर के रूप में किया गया है। ये उद्देश्य के लिए उसे मूल व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। कहने का मतलब है ये काम करने के लिए उसको शक्ति दी गई है न्यायालय को, कि आपके मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है उसको बचाने का कार्य जो दिया गया है वो न्यायालय के पास दिया गया है। आगे देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है ये मौलिक अनुच्छेद 32, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये जान गए तो आप पूरा संविधान के जड़ जान जाएंगे, मौलिक अधिकार के आत्मा को जान जाएंगे कि क्या होता है मौलिक अधिकार। देखिए, मूल, क्योंकि एक पीड़ित नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जरूरी नहीं कि अपील के जरिए, व्यापक, क्योंकि उसकी शक्ति केवल आदेश या निर्देश जारी करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के रीट जारी करने तक भी सीमित है। वही बात जो पहले बताया था आपको। अनुच्छेद 32 उद्देश्य मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए गारंटीकृत, प्रभावी, शीघ्र, सस्ता और संक्षिप्त उपाय प्रदान करता है। सीधे आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया जा सकता है, न कि किसी अन्य अधिकार जैसे गैर मौलिक संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। कहने का मतलब है सिंपल, जो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट देखेगा वो केवल मौलिक अधिकार का हनन के लिए देखेगा, किसी और अधिकार के लिए नहीं देखेगा। दूसरे शब्दों में, सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत ऐसे प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता जिसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता है जिसमें मौलिक अधिकार का क्या है, शामिल नहीं है। किसी भी कार्यकारी आदेश या कानून को संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए अनुच्छेद 32 को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक वो सीधे तौर पर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन न करता हो। कोई भी ऐसा केस जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यदि वो मौलिक अधिकार का हनन है या कोई और चीज है जिसके चलते मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तब भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो सुनवाई नहीं करेगी। दोस्तों, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है। मैंने पहले ही बताया आपको, यह मौलिक अधिकार को लागू करने की, सभी प्रकार के निर्देश, आदेश, रिट जारी करने की मूल शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित करता है। इसका मतलब जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष के पास सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प होता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि यदि आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप तो सुप्रीम कोर्ट जाओ या हाई कोर्ट जाओ, लेकिन हाई कोर्ट में जाना आपका मौलिक अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाना आपका मौलिक अधिकार है। क्योंकि अनुच्छेद 32 द्वारा गारंटीकृत अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता अनुच्छेद 32 के तहत राहत के लिए कोई बाध्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि जहां अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत उपलब्ध है, पीड़ित पक्ष को पहले उच्च न्यायालय के रुख करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि देखो, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट एक है और बहुत सारे केस पेंडिंग, इतनी सारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज दिया है कि आप पहले काम करिए, हाई कोर्ट जाइए 226 में, ये अधिकार है, हम देते हैं। तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि वहां पर पेंडिंग केस बहुत है। भारत में तो पेंडिंग केस ऐसे बहुत है भाई।
उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण यही आपके जो रीट है जारी कर सकता है। इसके अलावा संसद किसी अन्य अदालत को भी रीट जारी करने का आदेश पहले ही बता चुके हैं, ताकि अब तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य नहीं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है 1950 से पहले। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है कि 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास रीट जारी करने की शक्ति थी। आपको याद करके रखना है कि कब 1950 से पहले 3 न्यायालय ऐसा था जिसके रीट जारी करने की शक्ति थी। कौन कौन सा? कलकत्ता, बम्बे और मद्रास। अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार देता है, लेकिन आज के समय में सारे के सारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। यदि रीट अंग्रेजी कानून से उधार ली गई, जहां उन्हें विशेषाधिकार रीट के रूप में जाना जाता है, और ये भी हमें कहां से लिया गया है? तो 1935 के एक्ट से लिया गया है। इन्हें इंग्लैंड में इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें राजा के विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। यह ब्रिटेन से लिया गया है, जिसे न्याय का झरना कहा जाता है। कहां पर? ब्रिटेन में, और अब भी कहा जाता है। बाद में अंग्रेजी उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए असाधारण उपायों के रूप में इन रीटों को जारी करना शुरू कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार 3 मामलों में उच्च न्यायालय से भिन्न होता है। देखो भाई, जो सर्वोच्च न्यायालय का रीट है, ये रीट उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से अलग है। कैसे? उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकार का लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है, जबकि एक उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है। पहले ही समझा दिया था, पहले ही पेज में, पीछे से मुड़ के देखिएगा, ये देखिए, यही समझा दिया था, यही कहानी है। अभी व्यक्ति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए एक सामान्य कानूनी अधिकार के परिवर्तन को संदर्भित करता है। आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत शानदार है। 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 को आप जान गए तो सब जान गए बेटा। 32 को जान गए तो आप सब जान गए। 32 इतना बढ़िया है। आगे देखिए, इस प्रकार इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में संकीर्ण है। बताया था मैंने, वो थोड़ा कम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास केवल मौलिक अधिकार के हनन पे रीट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट
हेलो 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 हेलो। तो देखिए, इस प्रकार रीट जारी करने का उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है, जो हमने बताया था। अनुच्छेद 32 के तहत एक उपाय अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए इनकार नहीं कर सकता है, हमने पहले ही डिस्कस किए थे। दूसरी ओर 226 के तहत एक उपाय विवेकाधीन हो और इसलिए एक उच्च न्यायालय अपने रीट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। अनुच्छेद 32 केवल उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 226 की तरह उच्च न्यायालय को अपने सामान्य क्षेत्राधिकार के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकार या अन्य अधिकार के लागू करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है।